हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है, जिस वीडियो में आप समझोगे कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन होती है। राइट, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन होती है। जो परेशानी बच्चों को फेस करनी पड़ती है बैंक के कॉलम में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त, राइट, क्योंकि कैश के कॉलम में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना फिर भी इजी होता है। हमारे सामने जो भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं वो वही ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका रिलेशन बैंक से होता है कि हमें कोई चेक मिला, जिस दिन हमें वो चेक मिला हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, या हमें जो चेक मिला लेकिन जिस दिन वो चेक मिला उसी सेम डेट को हमने बैंक में जमा नहीं करा, उसके 2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद या फिर किसी डिफरेंट डेट पे हमने उस चेक को जाके बैंक में जाके जमा करा। या कभी कभी आपके सामने ऐसी ट्रांजैक्शन गिवन होती है कि हमें एक चेक मिला लेकिन उसके आगे लिखा होता है नॉट बैंक। तो नॉट बैंक का मतलब क्या है कि चेक तो मिल गया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करा। अब उसी डेट के बाद पता चलता है कि अलग से किसी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी हमने उस चेक को बैंक में जमा नहीं करा, उस चेक को किसी थर्ड पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, यानी एंडोर्स कर दिया। राइट, कभी कभी चेक डिसऑनर की भी ट्रांजेक्शन आ जाती है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन का डबल कॉलम कैश बुक में कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इस वीडियो के थ्रू आप डेफिनेटली समझोगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये एक वीडियो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सर्कल में शेयर करना कि ताकि आपकी तो हेल्प हो ही, उसके साथ साथ आपके सर्कल के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी की हेल्प हो। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। राइट, देखो, डबल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होती है जिस कैश बुक के अंदर हम कैश के ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं, लेकिन कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। अब बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं मतलब जिन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट हमारे बैंक पे भी पड़ता है। राइट, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट हमारे कैश के साथ साथ बैंक पे भी पड़ता है, तो अगेन उन ट्रांजैक्शंस को भी हम डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश का तो कॉलम मेंटेन होता ही है, लेकिन कैश के कॉलम के साथ बैंक का भी कॉलम मेंटेन होता है। राइट, तो आइए समझते हैं कि बैंक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। राइट, देखो, सीधी सी बात है, जो ट्रांजैक्शन सीधा सीधा चेक के साथ रिलेटेड होगी उस ट्रांजैक्शन को बैंक के कॉलम में आप मेंटेन कर देना। राइट, आपको कोई भी पैसा चेक से मिलता है या आप कोई भी पैसा चेक से पे करते हो, तो जो पैसा आपको चेक से मिलेगा उस ट्रांजैक्शन को आप बैंक के कॉलम में इस तरफ डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना। आपको कोई भी पैसा मिला, मान लो आपको पैसा किसने दिया, डेटर ने, तो डेटर के नाम से यहां आ गया। आपने कोई भी सामान बेचा, सामान बेचने के बाद आपको पैसा मिला चेक से, आपके सामने वो ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हो गई। राइट, आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है, अगर चेक से रिसीव होती है तो आप उस ट्रांजैक्शन को बैंक की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हो, आपने कोई भी एक्सपेंस पे किया लेकिन चेक से पे किया, तो वो ट्रांजैक्शन बैंक की क्रेडिट साइड में आ गई। आपने अपने क्रेडिटर को कोई पैसा पे करा तो वो भी ट्रांजैक्शन बैंक की क्रेडिट साइड में आ गई। अब डबल कॉलम कैश बुक में ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती है जिस एक ही ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश और बैंक दोनों में एक साथ पड़ता है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जैसे कि आपने बैंक से कोई पैसा विड्रॉ किया तो आप उसकी जर्नल पास करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने बैंक से कोई पैसा विड्रॉ किया, मान लो आपने 1 लाख रुपीस बैंक से विड्रॉ किया, तो आपने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले, तो बैंक में 1 लाख रुपए की क्या होगी, कमी, और बैंक से निकाला, क्या निकाला, कैश, तो 1 लाख रुपए का आपका कैश इंक्रीज हो गया। तो इसके सामने एलएफ के कॉलम में सी लिख देना। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिस एक सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश और बैंक दोनों में एक साथ पड़ता है। तो बैंक 1 लाख से घट गया तो यहां किस नाम से आएगा, बाय कैश। बैंक के कॉलम में कभी बैंक का नाम नहीं आता, कैश के कॉलम में कभी कैश का नाम नहीं आता। तो बैंक से कैश निकाला तो कैश 1 लाख से बढ़ा, तो ये किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, टू बैंक के नाम से। तो यहां आ गया टू बैंक अकाउंट। राइट, सिमिलरली अगर आपने बैंक में कोई पैसा जमा करा, तो बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो बैंक में 40,000 रुपीज जमा किए, तो बैंक 40,000 से इंक्रीज हो गया और कैश 40,000 से डिक्रीज हो गया। अगेन सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री।
अब कैश के कॉलम में अगर अमाउंट लिखोगे तो कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा। आपने बैंक के कॉलम में 40,000 लिखा तो यहां कभी भी बैंक का नाम नहीं आएगा। तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्रीज, राइट। तो डबल कॉलम कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन चेक से रिलेटेड होगी उस ट्रांजेक्शन को सीधा सीधा आपको बैंक में रिकॉर्ड करना है। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने समझाता हूं जो ट्रांजेक्शन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इस वीडियो को यहां से बहुत ध्यान से देखना और सुनना। पहली ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि मान लो 4th ऑफ अप्रैल को हमें कोई चेक मिलता है। 1 अप्रैल को हमें राम से कोई चेक मिला और 4th अप्रैल को ही हमने उस चेक को बैंक में जाके जमा कर दिया। आपके सामने एक डेट गिवन है और उस डेट के सामने ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि राम से हमें कोई चेक मिला और सिमिलर डेट को एंड यानी कि उसी सेम डेट को उस चेक को हमने जाके बैंक में जमा कर दिया। तो जब एक सिमिलर डेट पे चेक मिला और उसी डेट को जाके हमने बैंक में वो चेक जमा कर दिया तो वो बैंक हमारा डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो हम किस नाम से उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे? टू राम अकाउंट। मान लो वो चेक का पैसा, वो चेक मिला था हमें 30,000 का, तो हमने टू राम के नाम से 30,000 की यहाँ पे वैल्यू उतार दी। और ये हमें चेक कब मिला था? 4th ऑफ अप्रैल को। तो 4th अप्रैल की डेट आ गई, टू राम के नाम से बैंक में हमारे कितने आ गए? 30,000। अब अगर यही ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने ये कह दूं कि 7th अप्रैल को हमें एक चेक मिलता है कितने का? 40,000 का। और 9th अप्रैल को जाके हमने उस चेक को बैंक में क्या किया है? डिपॉजिट। 7 तारीख को हमें एक चेक मिलता है, एक पर्सन शाम है, 7 तारीख को हमें शाम से एक चेक मिलता है 40,000 का और 7 तारीख के बाद 9 तारीख को जाके हमने उस चेक को बैंक में जमा किया। तो आपको इस 7 तारीख से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको तो सिर्फ ये 9th अप्रैल को ही कंसीडर करना है। तो यहां तो डेट आएगी क्या? 9th अप्रैल, राइट। तो 9 अप्रैल को वो हमारा बैंक बढ़ रहा है तो 9th ऑफ अप्रैल को आप बैंक को डेबिट कर दोगे 40,000 से। लेकिन अब यहां नाम शाम का नहीं आएगा, यहां नाम क्या आएगा? टू चेक इन हैंड। आपके सामने यहां नाम क्या आएगा? टू चेक इन हैंड। अब ये चेक इन हैंड क्यों आएगा? 7th ऑफ अप्रैल को हमें एक चेक मिला, जो चेक हमें मिला शाम से, और 7 अप्रैल को जाके हम उस चेक को जाके बैंक में हम जमा करके नहीं आए। तो 7th ऑफ अप्रैल को वो चेक हमारे हाथों में ही है, तो हमने उसकी जनरल क्या पास करी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट 40,000, राइट। ये ट्रांजेक्शन हमने किस डेट को पास की? 7th ऑफ अप्रैल को, राइट। अब 7 अप्रैल के बाद 9 तारीख को जाके हम उस चेक को बैंक में जाके जमा करते हैं। तो 9th ऑफ अप्रैल को हम क्या ट्रांजेक्शन पास करेंगे? शाम को तो हमने यहां क्रेडिट करके ऑलरेडी दिखा दिया। शाम से अगर हमें कोई चेक मिला तो शाम हमारा कौन था? डेटर। डेटर ने हमें पैसा दिया, तो डेटर हमारी एसेट्स है, एसेट्स घट गई, एसेट्स घटती है तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। अब ये चेक इन हैंड को तो हमने डेबिट किया था। अब 9th ऑफ अप्रैल को जाके हमने ये अमाउंट अपने बैंक में जाके जमा किया। तो 9th ऑफ अप्रैल को आप क्या काम करोगे? 9th अप्रैल को आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो 9th अप्रैल को इस चेक इन हैंड के अमाउंट को 9th ऑफ अप्रैल की डेट पे इस चेक इन हैंड के नाम से बैंक के कॉलम में 20,000 डेबिट हो जाएगा, राइट। यहां तक की बात क्लियर है। अब आपके सामने एक और ट्रांजैक्शन आती है, जैसे कि एक पर्सन के थ्रू एक चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया। जिस डेट को वो चेक बैंक में जमा किया गया उसी यानी जिस डेट को एक पर्सन को चेक रिसीव हुआ उस पर्सन ने उसी डेट को जाके वो चेक बैंक में जमा कर दिया। लेकिन 2 दिन के बाद पता चलता है बैंक के थ्रू कि वो चेक आपका डिसऑनर हो चुका है। तो उस केस में जब कोई चेक डिसऑनर होता है तो उस केस में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 21st ऑफ अप्रैल को तरुण से एक चेक मिला हमें 20,000 रुपीस का, राइट। और 21st ऑफ अप्रैल को ही हमने इस 20,000 के चेक को जाके बैंक में जमा कर दिया। तो 21st अप्रैल की डेट से
21 अप्रैल की डेट को टू तरुण के नाम से 20,000 हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद पता चलता है 23 अप्रैल को बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो हमने चेक बैंक में जमा किया था वो चेक डिसऑनर हो चुका है, और जब वो चेक डिसऑनर हुआ बैंक ने हमसे 50 रुपीज एज चेक बाउंस का भी कोई अमाउंट चार्ज किया है एज अ बैंक चार्जेस, राइट। तो बैंक ने हमसे 50 रुपीज तक के बैंक चार्जेस भी डिडक्ट किए हैं। तो ये 20,000 रुपीज के लिए जो तरुण हमारा डेटर था, जब उसने हमें वो चेक का पैसा दे दिया था तो हमने अपने डेटर को घटा दिया था, राइट। अब अगेन तरुण से हमें ये चेक जो मिला है वो चेक डिसऑनर हो गया, तो अगेन तरुण हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। तो हम टू तरुण के नाम से अगेन ये जो भी हमारा तरुण है, ये तरुण हमारा अगेन डेटर क्रिएट हो गया, और ये जो हमने अपने बैंक के अमाउंट को 20,000 से डेबिट किया था, इस 20,000 के साथ साथ 50 रुपीज का बैंक ने और हमसे एज अ बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिया। तो हमारे बैंक से कितना पैसा डिडक्ट हुआ, 2,00500, राइट। यहां तक की बात क्लियर है। तो ये मैं आपके सामने ये ट्रांजेक्शंस लेके आ रहा था, यहां पे हम नाम लिख देंगे बाय तरुण अकाउंट। तो ऐसी आपके सामने डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शंस आती हैं, जिन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इन सभी ट्रांजेक्शंस को हम डबल कॉलम कैश बुक में कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब बहुत जल्दी आपके सामने एक और डबल कॉलम कैश बुक का मैं आपके बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको अगेन ये सारी की सारी बातें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।